सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग अभी जो टॉपिक पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के लिए है, तो उसमें हम कल इक्वलिटी के बारे में पढ़ रहे थे, समानता के बारे में कल टॉपिक हमने पढ़ा था। तो हमने कुछ कल बेसिक चीज़ें आपके साथ डिस्कस की थी। तो उसमें आज हम आपको आंसर फॉर्मेट लिखाएंगे कि क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन में, उनके आंसर्स क्या होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि पढ़ने के साथ साथ आंसर लिखना, कैसे आंसर लिखा जाता है, ये आप सीखेंगे आज। कल मैंने आपको इक्वलिटी के बारे में बताया था कि जो हमारे थिंकर्स हैं, जो हमारे विचारक हैं, वो इक्वलिटी के बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो समानता है, जो हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, उसमें ग्रीक, जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर हैं, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर की मैं बात कर रहा हूं, प्राचीन यूनानी जो दार्शनिक हैं, जिसमें प्लेटो और अरिस्टोटल है। प्लेटो अरिस्टोटल जो है ये एंशिएंट ग्रीक थिंकर हैं, और दोनों ही इक्वलिटी को फेवर नहीं करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, दोनों ही जो थिंकर हैं प्लेटो और अरिस्टोटल, ये सपोर्ट नहीं करते इक्वलिटी को, समानता की बात नहीं करते। ये इनइक्वलिटी को सपोर्ट करते हैं, इन फेवर ऑफ इनइक्वलिटी। ये असमानता को जो है फोकस करते हैं, असमानता को महत्व देते हैं। इनके लिए समानता इंपॉर्टेंट नहीं है, बोलते हैं सभी व्यक्ति समान कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ये दोनों ही जो हैं, प्लेटो के बारे में मैंने आपको बताया कि प्लेटो ने, मैंने आपको बताया कि 3 भागों में या 3 श्रेणी में, 3 कैटेगरीज में उसने जो है लोगों को डिवाइड किया था। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ प्लेटो के बारे में। सबकी क्वालिटीज अलग अलग होती हैं, सब एक जैसे नहीं हो सकते हैं। वैसे ही अरिस्टोटल भी है, अरिस्टोटल या अरस्तु जो है, ये भी स्लेवरी सिस्टम के सपोर्ट में है, गुलाम व्यवस्था के सपोर्ट में है, जिसमें मास्टर होते हैं, स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं और दूसरे नौकर होते हैं। तो इस तरीके से जो ग्रीक, प्लेटो, अरिस्टोटल जो थिंकर हैं, उनके बारे में मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। बट यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा, एवरीवेयर इनइक्वालिटी इज ए कॉज ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, एवरीवेयर इनइक्वालिटी इज अ कॉज ऑफ रेवोल्यूशन एरिस्टोटल। हर जगह असमानता क्रांति का कारण है अरस्तु। टिप्पणी करना है, हमें कमेंट लिखना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको फिर से रिपीट करता हूं, एवरीवेयर इनइक्वालिटी इज ए कॉज ऑफ रेवोल्यूशन एरिस्टोटल। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है, कमेंट इन 150 वर्ड्स एरिस्टोटल कॉन्सेप्शन ऑफ इक्वालिटी। कॉन्सेप्शन ऑफ इक्वालिटी, और इसमें जो समानता का सिद्धांत है उसके बारे में पूछा गया है। बट यहाँ पे हम आपको अभी इसका आंसर जो है वो आपको हम डिस्कस करेंगे। ये आंसर हमें कैसे लिखना है एग्जामिनेशन हॉल में, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे हम इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, एवरीवेयर इनइक्वालिटी इज अ कॉज ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, हर जगह असमानता क्रांति का कारण है, अरस्तु टिप्पणी कर। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना है कि वो बोल रहे हैं कि हर जगह जहां पे असमानता होगी वहां पर वो रेवोल्यूशन होगा, इनइक्वालिटी के कारण रेवोल्यूशन होगा, ऐसा अरिस्टोटल कह रहे हैं। अरिस्टोटल का मेन थीम क्या है, अरिस्टोटल क्रांति का कारण समानता की भावना को मानता है, कि सब लोगों के अंदर एक फीलिंग आती है कि हमको भी समान होना है, हमें भी समानता चाहिए, हम भी इक्वलिटी चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है समानता हो। तो इसी के कारण जो है समानता की जब डिजायर होती है, इक्वलिटी की जब इच्छा होती है, तो वही जो है कह सकते हैं
ये क्रांति जो होती है, रेवोल्यूशन जो होता है, ये इसी कारण होता है। ये तो मैंने आपको थोड़ा समझा दिया। तो उसको लिखेंगे कैसे, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो उसमें क्या लिखेंगे, एरिस्टोटल्स assertion that inequality is a cause of revolution, जो मैंने आपको बताया। Aristotle's assertion that inequality is a cause of revolution, यहां से स्टार्ट करेंगे आंसर। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे is a fundamental idea in his political philosophy। असमानता जो है, असमानता के कारण क्या होता है, क्रांति होती है या विद्रोह होता है। यही जो है एरिस्टोटल ने क्या किया है, एरिस्टोटल ने इसी चीज को बताया है। तो आपको ये इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ेगा या बताना पड़ेगा। उसके बाद पहला जो हमने लिखा है, उसके बाद फिर आगे द पर्सपेक्टिव इज आर्टिकुलेटेड, द पर्सपेक्टिव इज आर्टिकुलेटेड इन हिज वर्क। ये जो उन्होंने जो बात की है, ये उन्होंने पॉलिटिक्स में की है। पॉलिटिक्स उनकी किताब का नाम है, उनकी बुक का नाम है। यहां पे उन्होंने क्या किया है, यहां पे उन्होंने एनालाइज किया है द कॉज ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। यहां पे उन्होंने एनालाइज किया है, या यहां पे इन्होंने क्या किया है, एनालिसिस किया, विश्लेषण किया है कि जो राजनीतिक अस्थिरता होती है और जो क्रांति होती है वो किन कारकों के कारण होती है, कौन से कारक ऐसे हैं, कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिनके कारण ये होती है। तो उसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी में हम देखेंगे तो यहां पे असमानता जो होती है उसके प्रकार हैं। असमानता दो प्रकार की होती है, इनइक्वालिटी दो प्रकार की होती है। पहला जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होता है, जिसको हम आर्थिक असमानता कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी होता है, जिसे हम राजनीतिक असमानता कहते हैं। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी जो है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, आर्थिक असमानता है, और जो राजनीतिक असमानता है, दो प्रकार की असमानताओं के बारे में उन्होंने बताया है। और उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ठीक है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज विद इन अ स्टेट कैन लीड टू सोशल अनरेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट। जब समाज में आर्थिक असमानताएं होती हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज होती हैं, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही से नहीं हुआ है, किसी के फेवर में है, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पे समाज में एक टेंशन क्रिएट होता है, और जिससे जो है संघर्ष बढ़ते हैं। ये पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया है। व्हेन वेल्थ इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, जब पैसे का जो संकेंद्रण है या पैसे का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, पैसे का जो संकेंद्रण है या कंसंट्रेशन है पैसे का, वो क्या होता है, पैसे का जो कंसंट्रेशन होता है इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, द पुअर मेजॉरिटी में फील मार्जिनलाइज्ड एंड ऑप्रेस्ड, लीडिंग टू डिमांड्स फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन और मोर रेडिकल चेंज। क्या मतलब हुआ, मतलब यहां पे ये हुआ कि when wealth is concentrated in the hands of a few, जब पैसा जो है कुछ ही लोगों के पास, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, कुछ ही लोगों के पास जमा हो जाता है, और बहुत ज्यादा संख्या में लोग गरीब हो जाते हैं, द पुअर मेजॉरिटी में फील मार्जिनलाइज्ड। उनको लगता है कि यार हमें तो हमारे बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं गया, ठीक है, हमारे बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं गया। तो वो सोचते हैं कि हम कहीं दबे कुचले हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, क्या मांग करते हैं कि जो वेल्थ है
उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, रीडिस्ट्रीब्यूशन और मोर रेडिकल चेंज, और उनमें परिवर्तन किया जाए, वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। इसी के कारण वो क्रांति करते हैं। ठीक है। अब जैसे बहुत सारे लोगों को लगे कि हम तो गरीब हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप साइकिल पर जा रहे हैं तो भले ही आप कितने भी पैसे वाले हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप साइकिल पर जा रहे हैं और कार वाला आपको टक्कर मार दे, लोग कार वाले को दोषी मानेंगे, भले ही कार वाले साइकिल वाले की गलती हो। क्योंकि जो रेवोल्यूशन, जो क्रांति होता है, गुस्सा होता है, वो किसके लिए होता है? वो अमीर आदमी को देख के लोगों को चिढ़ लगती है कि अरे ये तो अमीर है, ये तो बड़े बाप की औलाद है। आप मेंटल स्टेटस लोगों का देखिए कैसा होता है। ठीक है। तो वो वही बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये समझाया जा रहा है अरिस्टोटल के द्वारा कि रेवोल्यूशन या क्रांति क्यों होती है। तो उसका मेन थीम क्या है? आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। क्लियर है? दूसरा जो है वो है, दूसरा जो कारण है, दूसरा जो कॉज है वो है पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। अब हम यहां देखें पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, राजनीतिक असमानता। देखेंगे वेयर पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, व्हेन पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड in the hands of a few can also be a source of discontent। ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे ये बोला है कि जब विद्रोह होगा तो विद्रोह के पीछे क्या कारण होगा? यहाँ पे ये कारण होगा, क्रांति ये होगी कि यहाँ पे राजनीतिक जो है, राजनीतिक रूप से क्या होगा, जो शक्ति है, राजनीतिक शक्ति है, वो कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। जो राजनीतिक शक्ति है वो इन्हीं लोगों के पास होगी, ये कुछ ही लोगों के पास होगी। ठीक है। तो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है, जो राजनीतिक असमानता है, राजनीतिक असमानता के कारण जो है, जब शक्ति किन्हीं लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेट होती है तो ऐसे में लोगों के मन में डिसकंटेंट होता है। डिसकंटेंट, डिस कह सकते हैं क्या, वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। लिखा है, क्या लिखा है? वेयर पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिसकंटेंट। जब कुछ लोगों के हाथ में ही शक्ति होती है तो इससे एक असंतुष्ट हो जाते हैं लोग, फिर वो क्रांति कर देते हैं। When citizens are excluded from political participation or feel that their interests are not represented, they are more likely to rebel against the existing political order। क्या मतलब हुआ इसका? हिंदी में, इंग्लिश में मैंने आपको समझा दिया है। जब नागरिकों को ये लगता, क्या लगता है कि भाई जो राजनीतिक सहभागिता है, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, उसमें उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। जब उनको शामिल नहीं किया जा रहा है और उनको लगता है कि उनको बाहर रखा गया है, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं? वो भी क्रांति कर देते हैं। यहां पे अरस्तु ये डिस्कस करना चाहता है कि क्रांति के क्या कारण है, क्रांति क्यों होती है, रिवॉल्यूशन क्यों होता है। तो क्रांति के जो कारण है मैंने आपको वो समझाए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 2 कारण मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे हमको ये समझाना है आंसर फॉर्मेट में, वो ये समझाना है कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन, क्रांति के क्या कारण है। तो ये तो मैंने सबको स्टार्टिंग में बता दिए 2। ठीक है। लेकिन साथ में ये ध्यान रखना है परसेप्शन ऑफ इनजस्टिस। परसेप्शन ऑफ इनजस्टिस मतलब उनको लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अब जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल, आप के माता पिता आपके साथ भेदभाव करें, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करें। ठीक है। 2
भाई या बहन को ज्यादा से ज्यादा स्नेह दें, प्यार दें, और आपको उतना ना दें, तो आप भी विद्रोह कर देंगे। आपको लगेगा परसेप्शन ऑफ इनजस्टिस, अन्याय की अनुभूति हो रही है। ज्यादातर परिवारों में देखने को मिलता है कि लोग पेरेंट्स से शिकायत करते हैं कि नहीं, तुम तो हमको चाहते ही नहीं हो। तो ऐसा ही यहां भी लगता है, अन्याय की अनुभूति होती है, परसेप्शन ऑफ अन्याय की अनुभूति जो है, व्हेन पीपल बिलीव दैट दे आर बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली। समझ में आ रहा है आपको? व्हेन पीपल बिलीव दैट दे आर बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली और दैट देयर राइट्स आर बीइंग violated, they are more likely to take action to change the status quo। जब उनको लगता है, अन्याय की अनुभूति जब उनको होती है, तो वो सोचते हैं कि भाई उनके जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो वो जो स्थिति है उसको वो परिवर्तित करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। This perception of injustice can be, ठीक है, can be exacerbated by the behavior of the ruling class। और ये जो परसेप्शन है उनका, ये जो सोच रहे हैं, ये और भी बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? तब बढ़ जाता है जब रूलिंग क्लास का बिहेवियर वो देखते हैं। जो शासक वर्ग है, जब वो बिहेव कैसे करता है, उनको देखने में आता है, अरे ये तो बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है, देश में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे कि शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, अब्यूज ऑफ पावर, शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, अब्यूज ऑफ पावर, और फेलियर टू एड्रेस द नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ द पॉपुलेस। जब उनको लगता है कि यहाँ पे जो समस्याएं उनको ठीक से एड्रेस नहीं किया जा रहा है, उनके साथ इंजस्टिस हो रहा है, सरकार ठीक से नहीं चल रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, तो भी लोग क्या करते हैं? क्रांति कर देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष। क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात कौन करता है? मार्क्स भी करता है। कार्ल मार्क्स भी वर्ग संघर्ष की बात करता है। अरिस्टोटल भी यहां वर्ग संघर्ष की बात कर रहा है। एज ए प्राइमरी ड्राइवर ऑफ रिवोल्यूशन, एज ए प्राइमरी ड्राइवर ऑफ रिवोल्यूशन मतलब जो गरीब और अमीर होते हैं, रिच एंड पुअर, और उनको ये फील होता है कि भाई हम गरीब हैं, ठीक है, अंबानी साहब के पास कितना पैसा है, पूरी दुनिया में उनका नाम हो गया है, उन्होंने इतनी शादी में इतना पैसा खर्च किया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो एक ऐसी स्थिति में एक वर्ग संघर्ष पैदा होता है। ऐसे बहुत सारे भारत में अगर अमीर इंसान हो, बहुत सारे अंबानी के जैसे, और बहुत सारे गरीब लोग हों, तो अरस्तु ये कहता है ऐसी स्थिति में गरीब लोग क्या करेंगे? क्रांति कर देंगे। और गरीब लोग इसलिए क्रांति करेंगे कि जो पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो रीडिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, धन का वितरण फिर से होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ अमीर लोग ज्यादा अमीर हैं, गरीब लोग गरीब हैं, तो वो चाहते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, इसके लिए क्रांति करते हैं। और सुनिए कि यहां पे ध्यान रखना है कि ओलिगार्ची का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि शासन चलाते हैं, कुछ ही लोग शासन चलाते हैं, उसको बोलते हैं ओलिगार्ची, रूल बाय अ फ्यू। डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में रूल बाय द मैनी, बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में शासन करते हैं। ये दोनों में अंतर है। यहां पे आप देखेंगे कि ये दोनों ही जो शासन व्यवस्था है, ये समस्याओं को ठीक से एड्रेस नहीं कर पाते हैं, समस्याओं को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, एड्रेस नहीं कर पाते हैं, तो क्रांति होती है। ठीक है, मतलब बोलता है कुछ लोगों का शासन है या फिर लोकतंत्र भी है,
तो इन दोनों को ठीक से नहीं मान रहा है, वो बोला इनके कारण तो क्रांति होनी ही होनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आया होगा। और लोगों के अंदर एक इच्छा होती है कि हम भी, उनके अंदर डिजायर होती है, एक इच्छा होती है, डिजायर ऑफ इक्वालिटी। उनके अंदर एक डिजायर होती है, डिजायर ऑफ इक्वालिटी, द डिजायर फॉर अ ग्रेटर इक्वालिटी बोथ इन टर्म्स ऑफ वेल्थ एंड पॉलिटिकल पावर। द डिजायर फॉर greater equality both in terms of wealth and political power is a powerful motivator for revolutionary movements। जब समान बनने की इच्छा होती है कि भाई उनको भी उतनी ही शक्ति मिले, उतनी ही पैसा मिले, तो ये जो इच्छा होती है यही क्रांति का कारण बनती है। ये पहले पैराग्राफ में हमने बताया। They seek opportunities. They seek opportunities for greater equality. They are likely to pursue them even through radical means. तुम चाहते हैं कि भाई कुछ तेजी से कुछ परिवर्तन हो, चेंजेस हो, और वो चाहते हैं कि डिमांड्स चाहते हैं, मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रेटर पॉलिटिकल पावर हो, रिप्रेजेंटेशन हो, सहभागिता हो, ये सारी चीजें वो चाहते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, शॉर्ट इसमें एक शॉर्ट क्या हो गया, डिजायर ऑफ इक्वालिटी, समान हो पॉलिटिकल पावर में और पैसे में। इसका पूरा समरी हो गया, एंटायर समरी ऑफ दिस पैराग्राफ। ठीक है, तो भाई ठीक है, अरिस्टोटल ने क्रांति का कारण तो बता ही दिया आपको कि क्रांति कैसे होती है, लेकिन अरिस्टोटल इसको रोकना कैसे चाहता है, सॉल्यूशन क्या दे रहा है? तो सॉल्यूशन दे रहा है मिक्स गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक मिश्रित सरकार होनी चाहिए। मिश्रित सरकार में क्या होना चाहिए, ना तो डेमोक्रेसी हो ना ओलिगार्की हो, कंबाइनिंग हो, कंबाइनिंग मिली जुली, इसमें डेमोक्रेसी भी हो और ओलिगार्की भी हो, ऐसे मिक्स गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये उसका सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या होगा, पावर जो होगी, शेयर होगी, वो बहुत सारे लोगों में होगी। तो इससे क्या होगा, सभी को जो है गवर्नेंस में मौका मिलेगा, सभी को गवर्नेंस में मौका मिलेगा। और जब सबको गवर्नेंस में मौका मिलेगा तो फिर क्रांति होगी नहीं ना। वो क्या बोल रहा है, आप यहां से देख सकते हैं, वो क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है कि एक मिक्स गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें डेमो लोकतंत्र भी हो और कुछ ओलिगार्की भी हो। और इससे क्या होगा, इससे जो इनइक्वालिटी के कारण जो एक विद्रोह की भावना है वो कम होगी, क्योंकि इसमें पावर शेयरिंग होगा। और एक संतुलित संविधान जब होगा, सभी को जब सत्ता में अधिकार मिलेगा, तो सब लोग अपने आप को ये महसूस करेंगे कि नहीं साहब, हमारा भी एक सहभागिता, हमारी भी पार्टिसिपेशन है, ऐसा लोग महसूस करेंगे। ठीक है, आपको नोट डाउन करना है तो यहाँ से आप पॉइंट्स देख सकते हैं, मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि जो मिक्स गवर्नमेंट की बात बताई, ये उन्होंने क्या बताया, ये उन्होंने एक सॉल्यूशन बताया, मिश्रित सरकार एक सॉल्यूशन बताया है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो मिडिल क्लास होता है, देखिए आप, मॉडरेशन एंड द मिडिल क्लास, वो क्या बोल रहे हैं, वो मिडिल क्लास या मध्यम वर्गीय जो होते हैं उन पर फोकस कर रहे हैं कि ये भी एक तरफ गरीब होता है, एक बहुत गरीब होता है। कौन गरीब, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जिसके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है, वो गरीब है। ठीक है, पानी बरस रहा है, छत टपक रही है, गरीब हो गया वो, बेसिक नीड्स नहीं है। एक हो गया बहुत रिच, अंबानी के जैसे, ठीक है, और एक हो गया मिडिल क्लास, उसके पास भगवान का दिया वो इतना है कि वो अच्छे से जीवन जी सकता है, बस वही है मिडिल क्लास। तो ये जो मिडिल क्लास है, ये बफर है बिटवीन टू, वो बोल रहा है कि दोनों के बीच में बफर है। और ये क्या होता है, स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग जो कह सकते हैं कि मध्यम वर्गीय जो क्लास होता है, मध्यम वर्ग होता है, ये किसी भी समाज में एक समाज को स्थायी बनाने में, समाज को एस्टैब्लिश करने में, ठीक है, स्टेबलाइजिंग फोर्स इन सोसाइटी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
इसको मिडिल क्लास भी बोल सकते हैं, इसको मॉडरेट क्लास भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यही क्लास क्या करता है, रिड्यूसिंग क्लास टेंशन एंड प्रमोटिंग सोशल पॉइजन। ये क्या करता है, ये जो है ये समाज में संघर्ष को कम करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज के बीच में संघर्ष करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये उन्होंने एक तरीका बताया मिडिल क्लास में। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि शिक्षा जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि हमें प्रमोशन ऑफ एजुकेशन को करना चाहिए। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वर्च्यू पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सद्गुण जिसको बोलते हैं। तो अगर हमने शिक्षा दी, अगर हमारे नागरिक शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, जिम्मेदारी समझते हैं, फिर वो क्रांति नहीं करते हैं। कंक्लूजन क्या होना चाहिए, निष्कर्ष क्या होना चाहिए? निष्कर्ष यहाँ पे ये होना चाहिए कि अरिस्टोटल ने क्या एड्रेस किया है, असमानता को एड्रेस किया है। उसका महत्व क्या है कि उन्होंने इनइक्वालिटीज के मुद्दे को उठाया है। आज भी इनइक्वालिटीज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है आज के समाज में भी, और वो चाहते हैं कि राजनीतिक स्थायित्व कैसे हो, ये उनका महत्व है, जो कि आज भी आज के कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में भी उनके सिद्धांत का बहुत ही महत्व है। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि किसी देश में क्रांति ना हो तो उसको कैसे हम जो है क्रांति को रोक सकते हैं, अरस्तु ने इस चीज को फोकस किया है। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन जो है वो क्या था, हमने क्या किया है, अभी तक हम आपको क्लास में सिर्फ क्या कर रहे थे, कॉन्सेप्ट समझा रहे थे। बट आज की क्लास में मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, मैं आपको आंसर फॉर्मेट लिखा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बताएंगे। एवरीवेयर इनइक्वालिटी इज ए कॉज ऑफ रेवोल्यूशन, अरिस्टोटल। हर जगह असमानता क्रांति का कारण है, अरस्तु। टिप्पणी करें। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना है, मतलब स्टार्टिंग में पैराग्राफ, फिर उसके कारण बताने हैं, कारण कैसे रोकना है, वो सारी चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं उनको आपको बताना है। तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अरिस्टोटल से जो पूछा जाता है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आगे अरिस्टोटल के एक दो क्वेश्चंस और हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे एक और व्यक्ति हैं जिनको हम रूसो हैं, इनको हम कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया, बट उसका थोड़ा थीम बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्शन ऑफ इक्वालिटी, अरस्तु का समानता का सिद्धांत क्या है, अरस्तु के समानता का सिद्धांत क्या है, तो मैं थोड़ा सा अलग से आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं इसका आंसर फॉर्मेट लिख नहीं पाया था, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे है स्लेवरी इन नेचुरल, ठीक है, एंड बेनिफिशियल बोथ फॉर द मास्टर एंड द स्लेव। तो इसका भी आंसर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट इसका थीम सिर्फ ये है। यहाँ पे भी कॉन्सेप्शन अरिस्टोटल का यही है। शॉर्ट में समझा देता हूँ कि अरस्तु जो है वो ये चाहते हैं कि समाज में मास्टर और सर्वेंट ये होने ही चाहिए। वो ये कहते हैं कि असमानता जो है, इनइक्वालिटी है, उसके फेवर में है, ठीक है। क्योंकि सब लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं भाई, सबकी जो है कैपेबिलिटीज सबकी अलग अलग है ना, क्षमताएं सबकी अलग अलग हैं। अभी देखो सभी लोग आईएएस बन गए, मान लिया सब लोग आईएएस बन गए, तो फिर प्यून कौन बनेगा? और सभी प्यून बन गए तो आईएएस कौन बनेगा? सोचने वाली बातें हैं। तो समाज में असमानता जरूरी नहीं। आप समानता की बात कर रहे हैं कि सबको समान बना दिया जाए, कैसे पॉसिबल है भाई? भाई बाई बर्थ जो है सब लोग, अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के पास क्या होता है, कुछ लोगों के पास ज्यादा मेंटल स्टेटस अच्छा होता है, कुछ लोगों के पास समझ ही नहीं पाते बात को, कैपेबिलिटीज नहीं है उनकी। तो वो ये बताना चाहता है, मतलब ये असमानता के, वो ये कहता है योग्यता का मतलब क्या होता है। अगर हम समान बनाने की कोशिश करें और सबको एक जैसा हम ट्रीटमेंट दें तो सही नहीं है ना। ये उसने अरिस्टोटल ने खुद ही बताया। देखो अरिस्टोटल ने खुद बताया कि मान लिया अगर आपको बांसुरी बजाना है, फ्लूट,
तो अगर आप सबको बांसुरी दे देंगे, ठीक है, तो वो खुद ही एग्जाम्पल दे रहा है कि सबको बांसुरी देने का मतलब क्या है, जिसके पास योग्यता है उसको फायदा होगा उसका, और जिसके पास योग्यता नहीं है वो उसको चूल्हे में डाल के खाना पका लेगा। तो क्या फायदा है सबको बांसुरी बांटने का, योग्यता को भी ध्यान में रखो ना। तो इस प्रकार से वो अपनी बातें कहना चाहते हैं। और आपको भी कभी भी अगर इस बात को करना है तो अरिस्टोटल को आप लेके आगे बढ़ सकते हैं, समानता की बात। यहां पे वो कहना चाहता है कि जो समाज में जो गुलामी व्यवस्था है वो, देखो एक बात मैं आपको बताऊं, आज आप जिस समय में जी रहे हैं, हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। एक समय ऐसा था ना जब आदमियों को खरीदा जाता था मार्केट में, धीरे धीरे चेंजेस हुए, आदमी को खरीदा जाता था, औरतों को खरीदा जाता था, और लोग लेके जाके गुलाम बना के रखते थे जिनके पास पैसा था। सोचो क्या सिचुएशन रही होगी। बात समझ में आई आपको? उनको समानता नहीं थी, उनको लिबर्टी भी नहीं थी, वो समान नहीं थे। भारत में तो आज भी असमानता है, आज भी भारत में लड़कियों को और लड़कों में थोड़ा सा मेंटल स्टेटस में थोड़ा प्रॉब्लम है लोगों के, आज भी है कि नहीं है, बोलो। नहीं लगता आपको? तो आप सोचो तब क्या रही होगी। तो यही सोचने वाली बात है एरिस्टोटल का। तो इसमें आपको मैं डिस्कस करूंगा, फिलहाल मैंने आपको इसका आंसर बताया। अब हम बात करते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ आंसर डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं आपको रूसो के बारे में बताता हूं, ठीक है। ये थिंकर है। अब ये रूसो हम क्यों पढ़ रहे हैं? रूसो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि लिबर्टी और इक्वलिटी का जो टॉपिक है, चूंकि हम इक्वलिटी के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो रूसो ने अपने जो आइडिया दिए हैं, रूसो के जो विचार हैं वो लिबर्टी पे भी है और इक्वलिटी पे भी है। रूसो की जो आइडिया है लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों पे है। और फ्रांस की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, फ्रेंच रेवोल्यूशन किस लिए हुआ है, क्या उसका आधार क्या था, बेस क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या डिमांड करता था, उसका नारा क्या था? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, इंस्पायर्ड उससे प्रेरणा ली गई है। फ्रांस के जो क्रांति हुई है, फ्रांस की क्रांति में रूसो ने बात की थी ना ये। तो रूसो ने क्या किया, लोगों को भड़का दिया, स्वतंत्रता है, समानता है। तो थिंकर का मतलब तो यही होता है ना। विचारक क्या करते हैं? विचारकों के पास क्या होता है? थिंकर्स के पास क्या होता है? अपने विचार, अपने आइडियाज। तो जब वो आइडियाज देते हैं तो फिर वहां पे फ्रांस की क्रांति हुई, उसका बेस बना। और स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? मान लीजिए स्वतंत्रता का मतलब किसी व्यक्ति के लिए क्या है कि 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चलाए, मर्सिडीज। अब जैसे पुणे में एक केस हुआ था, एक लड़के ने पोर्शे गाड़ी जो है चलाई, और उसने नशे की हालत में लोगों को मार दिया। आपको पता होगा, न्यूज में काफी रहा। और लड़का नाबालिग था। तो देखो, उसके पास लिबर्टी थी, किस चीज की थी? कार चलाने की थी। उसके पास लिबर्टी किस चीज की थी? पीने की थी। लेकिन उसकी लिबर्टी सोसाइटी के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम बन गई, क्या आपने समझा? लोगों की जान चली। तो कहने का मतलब यहां पे क्या मतलब है, क्या मैं बताना चाहता हूं? मैं आपको यह बताना चाहता हूं, रूसो ये कहता है कि अगर आपके पास लिबर्टी है तो लिबर्टी अच्छा, मतलब एक अच्छी लिबर्टी आपको कब मिलेगी? जब आप रूल ऑफ लॉ में काम करें,
कानून के शासन में काम करें, मतलब लॉ को फॉलो करें। क्योंकि देखो आप बोल रहे हैं कि मेरे पास तो लिबर्टी है, मैं तो तेजी से कार चलाऊंगा, तो दूसरा भी चलाएगा ना, दूसरा ठोक देगा आके, क्या होगा आपकी लिबर्टी? लिबर्टी आपकी खुश हो जाएगी। तो लिबर्टी कब मेंटेन रहेगी बोलो? लिबर्टी तब मेंटेन रहेगी जब आप लॉ को फॉलो करेंगे, कानून को फॉलो करेंगे, तो ही लिबर्टी रहेगी भाई। क्लियर है बात? मैं ज्यादा आपको मतलब ऐसा नहीं करना चाहता हूं जिससे आप कंफ्यूज हो जाए। ये मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए। अब कानून समानता का मतलब वो ये नहीं बोल रहा है कि यूनिफॉर्मिटी, उसकी इक्वालिटी का मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि सब लोग एक जैसे हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना। और हो भी कैसे सकता है? कहीं भी नहीं हो सकता है। हमारी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, ये भी छोटी बड़ी है। और सारे आदमी एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे सर्कल होती है, तो आप ही कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे बाप रे, सब लोग एक जैसे देखते कितने कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन सबका फेस अलग अलग होता है, आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं इमीडिएट कि कौन क्या है। समानता अगर होती तो क्या कितनी दिक्कत हो जाती, कितनी प्रॉब्लम हो जाती है बोलो, सबके लिए हो जाती। तो हर जगह समानता की जरूरत नहीं भाई। समानता किस लिए जरूरी है? इसलिए जरूरी है समानता, इक्वलिटी इसलिए जरूरी है ताकि आप अपना जीवन ठीक से ठीक जी पाए, एक गुड लाइफ हो, इसलिए इक्वलिटी जरूरी है। कितना समझ पाए आप? ये तो मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था। यहां से हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे? रूसो की बात करेंगे। हम कौन सा देखकर पढ़ रहे हैं? रूसो पढ़ रहे हैं। रूसो पहले क्या बता रहा है? रूसो बोल रहा है, देखो भाई, रूसो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि लिबर्टी जिंदा नहीं रह सकती है विदाउट इक्वालिटी, राइट? विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी कैनॉट सर्वाइव। बोलो, लिबर्टी कैनॉट सर्वाइव विदाउट इक्वालिटी। समानता चाहिए, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मैं आपको समझा चुका हूं अभी। लेकिन हर व्यक्ति का एक अपना अपना एजेंडा होता है, ठीक है? जैसे कोई ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करता है, कोई सोशल इक्वालिटी की बात करता है, कोई इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है, कोई रिलीजियस इक्वालिटी की बात करता है, कोई इंटरनेशनल इक्वालिटी की बात करता है। इक्वालिटी की टाइप्स है ना, दैट्स व्हाई। कोई प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करेगा, समानता की बात करेगा। यहाँ पे समझ लो, बहुत शॉर्ट में समझाना चाहता हूं कि रूसो ये कहता है कि 2 प्रकार की असमानता होती है, 2 प्रकार की इनइक्वालिटीज होती है। एक तो प्राकृतिक होती है, एक तो नेचुरल इनइक्वालिटी होती है, प्राकृतिक असमानता होती है। नेचुरल इनइक्वालिटी होती है, प्राकृतिक असमानता होती है। प्राकृतिक असमानता का मतलब क्या है? कोई आदमी पैदा हुआ, लड़की या लड़का जो भी पैदा हुआ, उसका वजन अंतर होता है। कोई बच्चा बहुत कमजोर पैदा होता है, किसी के अंदर बचपन से ही उसको आदत है गाना गाने की, उसकी आवाज अच्छी है, ठीक है ना? किसी बच्चे के अंदर टैलेंट है। वो मतलब प्राकृतिक असमानता होती ही होती है। कोई पुतिन के जैसा दिखता है, कोई पुतिन के जैसा दिखता है, तो कोई बाइडेन के जैसा दिखता है, तो कोई मोदी जी की जैसे दिखता है। ये तो नेचुरल है ना भाई। आप पुतिन बोलेंगे साहब मैं तो मोदी की जैसा दिखना चाहता हूं, तो ये ठीक नहीं है। आप समझिए मेरी बात। प्राकृतिक इनइक्वालिटी होती है, प्राकृतिक असमानता होती है, और एक जन्मजात होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये तो प्राकृतिक हो गई। दूसरी बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी होती है। आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी, प्राकृतिक, इसको कृत्रिम असमानता बोलते हैं। आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी, देखो लिखा है आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी।
अब आर्टिफिशियल में क्या हुआ, बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम रख दिया, क्रिश्चियन नाम रख दिया, हिंदू नाम रख दिया, मुस्लिम नाम रख दिया। कोई भी भगवान ने आज तक कभी भी ऑथराइज नहीं किया है या ऊपर से स्टैंप मार के नहीं भेजा है, लोगों ने डिवाइड कर दिया बस। या इनइक्वालिटी आर्टिफिशियल है कि कोई ब्राह्मण बन गया, कोई शूद्र बन गया, कोई हरिजन बन गया, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन, वो इसी की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी। और यही कारण है कि जिसके कारण क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। आज भी अमेरिका में काले और गोरे का भेद है, आज भी अमेरिका में, जिसको बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। मैंने आपको बताया था 1857 के विद्रोह के समय भी क्या था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, होटल्स के बाहर लिखा रहता था, कुत्तों और भारतीयों का आना मना है। डिस्क्रिमिनेशन था ना, ये आर्टिफिशियल है। यहाँ पे दो बातें की उन्होंने। आगे वो बोल रहे हैं कि देखो पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, ठीक है, प्रिमिटिव सोसाइटी में लोग क्या करते थे, जब प्रिमिटिव सोसाइटी में लोग रहते थे तो आपको पता है कि वो हो सकता है कि नंगे रहते हो, उसके बाद उनको कुछ समझ में आई होगी तो फिर वो पत्ते बित्ते लगाने लगे, कपड़े तो थे नहीं, ठीक है। आज आप अफ्रीका में देखें तो अफ्रीका में भी कुछ आज ट्राइब्स ऐसे हैं जो आज भी पत्ते लगाते ही हैं। ये प्रिमिटिव सोसाइटी थी, कोई ये नहीं बोलता था नहीं ये जगह मेरी है या ये बिल्डिंग मेरी है, पूरी मेरी है। रूसो ये कहता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जब से किसी ने कहा कि नहीं ये जगह मेरी है, तो उसने क्या किया, जगह पे कब्जा कर लिया और जो कमजोर आदमी था उसको दो बॉक्सिंग मार दी, उसको बोला तू मेरा गुलाम बन गया अभी चल। तो वहां पे क्या हो गया, मास्टर और स्लेव, मास्टर और स्लेव हो गया। तो सारा बुराई कहां से स्टार्ट हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी से। बुराई का कारण ध्यान रखना है। रूसो, रूसो सबसे प्रॉब्लम कहां बांधता है, रूसो आपको जो रूसो कहना चाहता है वो बोलता है कि जो इविल है, मेन इविल है वो क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। आलोचना करता हूं प्राइवेट प्रॉपर्टी की, क्या बोल रहा है, प्राइमरी सोर्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, प्राइमरी सोर्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो संपत्ति है ना, निजी संपत्ति, वही वही बुराई की जड़ है। इसी के कारण असमानता पैदा हुई, गरीब और अमीर को कैसे बने, इसी में बोला है ना, द फर्स्ट मैन हु हैविंग एनक्लोज्ड अ पीस ऑफ ग्राउंड, ठीक है, क्या बोल रहा है, दिस इज माइन, मैंने आपको बताया दिस इज माइन, ये मेरा है। एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा देखा और बोला दिस इज माइन, ये मेरा है। तो सारा प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुआ है। तो क्या बोल रहा है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मार्क्ड द एंड ऑफ नेचुरल इक्वालिटी एट द बिगिनिंग ऑफ सोशल इनजस्टिस। रूसो क्या बोल रहा है कि सामाजिक अन्याय कहां से प्रारंभ हुआ, रूसो क्या कहना चाहता है, सामाजिक अन्याय कहां से प्रारंभ हुआ, जब से निजी संपत्ति है, जो प्राकृतिक समानता थी उसका अंत हो गया, निजी संपत्ति के कारण प्राकृतिक समानता का क्या हो गया, अंत हो गया। तो यही तो मैंने बताया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मार्क द एंड ऑफ नेचुरल इक्वालिटी एट द बिगिनिंग ऑफ सोशल इनजस्टिस। मैं आपको एक सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी बता चुका हूं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो हॉब्स लॉ रूसो की है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में रूसो भी आता है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या कहना चाहता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक समझौते में अभी जो असमानता हो गई है, जो इनइक्वालिटी आ गई है, उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं,
उनको समाज में मेंटेनेंस का अधिकार नहीं है। उनको तलाक तलाक बोल के जो है 3 बार बोल के उनको क्या किया जा सकता है, घर से निकाला जा सकता है, या उनके साथ अत्याचार किया जा सकता है, उनको मारा पीटा जा सकता है। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लेके आया, घरेलू हिंसा अधिनियम। दूसरा क्या किया है, दूसरा साथ में उनको मेंटेनेंस के लिए जो है कानून है। तो राज्य क्या कर रहा है, राज्य जो है वो कानून के द्वारा समानता लाने की कोशिश कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? अरे रूसो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक समझौते के सिद्धांत में ये कह रहा है, इसका समरी ये है कि वो ये कह रहा है कि मनुष्य को कानूनी दृष्टिकोण से समान बनाया जा सकता है। मैंने समरी बता दी, थोड़ा सा और डिटेल में बता देते हैं। उसका एक सिद्धांत है जनरल विल थियरी, सामान्य इच्छा का सिद्धांत। सामान्य इच्छा का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसकी किताब का नाम है, रूसो की किताब का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बुक का नाम है। और उसने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया है, जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया है, इसको सामान्य इच्छा कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा सभी लोग। हॉब्स का जो राजा था, एक राजा था। हॉब्स एक राजा की बात करता है, वो राजा को पूरी पावर देता है, वो बोलता है कि ये सब कमीने लोग हैं, इनके ऊपर तुम शासन करो, ऐसे हॉब्स बोलता है। आपको मालूम होगा लॉक क्या कहता है, लॉक ये कहता है कि नहीं, इंसान बहुत विजडम उसके पास, लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, बुद्धिमान है, उसको तुम ज्यादा कंट्रोल मत करो, उसको तुम जितना कंट्रोल करोगे ना वो ठीक नहीं होगा। वो बुद्धिमान है, वो सही डिसीजन लेगा, जो भी लेगा ठीक डिसीजन लेगा, उसको फ्री छोड़ दो। उसको लिमिटेशन ज्यादा लगाओगे, लिबर्टी की बात करता है, और वो भी राजा बनाता है। लॉक भी राजा बनाता है, किंग बनाता है, लेकिन राजा को क्या करता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के तहत राजा को लाता है, एक संवैधानिक सरकार के तहत। राजा वही कर रहेगा जो संविधान में लिखा है, राजा वही कर सकता है। राजा को अनलिमिटेड पावर नहीं देता है हॉब्स की तरह, राजा को लिमिटेड पावर देता है कि राजा, तो आज भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, संविधान के तहत काम करती है। ये लॉक की बात है। रूसो इससे भी हटके बात करता है। रूसो ना कोई राजा को देता है, नहीं तो कोई लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, ना तो हॉब्स के जैसे राजा की बात करता है। ये बात करता है जनरल विल की, सामान्य इच्छा के सिद्धांत की, कि सारे लोग जो हैं वो सीधा शासन करेंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कि जैसे भारत में एक डिसीजन लाया गया क्या, कि जम्मू कश्मीर को, ठीक है, जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो भारत का हिस्सा बनना चाहिए। तो सारे देश के लोगों ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी के तहत, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तहत मतदान किया कि नहीं, होना ही चाहिए। ये एक जनरल विल हो गई, जनरल विल, सब चाहते हैं डिसीजन ऐसे होने चाहिए। वो कोई राजा नहीं बोलता, वो बोलता सबकी इच्छा, सब शामिल होने चाहिए उसमें। क्या मेरी बात समझ में आएगी? अभी क्या होता है, अभी होता है कि हम इतने 140 करोड़ हैं, आप 140 करोड़ को फोन करके पूछेंगे तो भाई 4-5 साल लग जाएंगे, और कुछ तो फोन भी नहीं उठाएंगे। तो इसलिए अच्छा तो यही है कि नहीं भाई, हम अपने एक एमपी को भेज देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होगा उसको भेज देंगे, और वो हमारे बिहाफ पे डिसाइड करेगा जब सेशन चलेगा। ये हो गई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, लॉक उसकी बात करता है। और ये जो रूसो बात कर रहा है, वहां की बात कर रहा है जहां कम से कम लोग हो। भाई जनसंख्या कम होगी, जैसे 10,000 पॉपुलेशन हुआ तो आराम से कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
जनरल विल में डिसीजन कौन लेगा? कलेक्टिवली मेक डिसीजंस दैट रिफ्लेक्ट द कॉमन गुड। फिर से समझ लो, यहाँ पे वो क्या कहना चाहता है कि समाज में अन्याय कैसे हुआ है, समाज में अन्याय कहां से आया है, और तभी जो है, तभी भारत, तभी कहीं भी जो है क्या हो सकता है, जब कॉमन गुड में डिसीजन लिया जाएगा, कॉमन गुड में कानून बनाए जाएंगे, तो लोग जब उसका पालन करेंगे तो इक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिस्टोर हो जाएगी। इक्वालिटी रिस्टोर हो जाएगी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों लाया गया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात क्यों की है? क्योंकि लोग जो है एक समझौता करेंगे और जनरल विल की बात करेंगे, वही पॉलिसीज कानून बनाएंगे, जनता को ज्यादा से ज्यादा अधिकार होंगे और इसमें कहीं किसी को विशेष अधिकार नहीं हो। शायद आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, आपको अब समझ में आएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, अब यहां से आंसर फॉर्मेट डिस्कस कर रहा हूं। मेरा मेन ऑब्जेक्ट है आंसर फॉर्मेट, क्योंकि मैं आपको कितना ही पढ़ा दूं बट आंसर क्या लिखना है ये दिक्कत आपके सामने हमेशा रहेगी। कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आंसर क्या होगा हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर मैं आपको जो है ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, रूसो किस प्रकार प्राकृतिक एवं कृत्रिम असमानता में भेद करते हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक है, हाउ डज रूसो, ठीक है, रूसो डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी एक्सप्लेन। प्रश्न ये है, ये प्रश्न जो है जब आपसे पूछा जाए तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताना है, परिचय बताना है। और परिचय कैसे लिखा जाता है? परिचय हम क्या बताने जा रहे हैं। प्रश्न में हमारी मर्जी से कभी भी इंट्रोडक्शन नहीं लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन का मेन ऑब्जेक्ट होता है हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, हम आपको क्या बताना चाहते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, अभी इंट्रोडक्शन मैंने डाला है बट आप डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी शुरू कर सकते हैं, बट मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिखा है। आप चाहे तो लिख सकते हैं बट एग्जामिनेशन में लिखने का तरीका ऐसा नहीं है, ये बच्चों के जैसा होता है। तो यहाँ पे आप पहले पैराग्राफ में ये बता सकते हैं कि जो रूसो है ये एक प्रोमिनेंट थिंकर है, महत्वपूर्ण विचारक है, ऐसा करके स्टार्ट करना है। और ये एक नेचुरल एंड आर्टिफिशियल जो इनइक्वालिटी है इसके बीच में अंतर बताता है, क्योंकि क्वेश्चन भी वही है। वो क्वेश्चन ये बता रहा है कि रूसो कैसे डिफरेंशिएट करता है नेचुरल इनइक्वालिटी एंड आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी। क्वेश्चन वही है ना, तो क्वेश्चन वही होने के बाद आंसर भी वही होना चाहिए। तो हमने आंसर में वही चीज फोकस की है, हमने अनवांटेड कुछ भी नहीं लिखा है। हमने लिखा है कि यस, ये नेचुरल एंड आर्टिफिशियल जो इनइक्वालिटी है वो अपने जो उसके आइडियाज हैं, जो उसके विचार हैं, उसको वो बता रहा है। ठीक है साहब। उसने द सेकेंड डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन, also known as the discourse on inequality, उसने अपने दूसरे प्रवचन, प्रवचन का मतलब होता है जो अपने विचार हैं, आइडियाज हैं, उसमें उसने बताया है कि जो इनइक्वालिटीज होती है उसके क्या आधार हैं और इनइक्वालिटी जो है के बारे में वो चर्चा कर रहा है, असमानता के बारे में वो बता रहा है। तो रूसो का जो एनालिसिस है उसके ऊपर कि समाज में असमानता क्यों है, इनइक्वालिटी क्यों है, रूसो इस पे अपना एक जो विचार दे रहा है। रूसोस एनालिसिस इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द रूट्स एंड नेचर ऑफ इनइक्वालिटी इन ह्यूमन सोसाइटी। रूसो का जो विश्लेषण है वो समाज में जो असमानता है उसके जो कारण है उसको समझाने का प्रयास कर रहा है। पहले उसने प्राकृतिक असमानता बताई है,
तो पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखा कि हम क्या बताने जा रहे हैं, फिर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया नेचुरल इनइक्वालिटी क्या होता है, इसका पूरे का शॉर्ट फॉर्म क्या है। मैंने आपको पहले बताया कि नेचुरल इनइक्वालिटी अकॉर्डिंग टू रूसो arises from differences in physical and mental capabilities among individuals. These differences are inherent and stem from nature itself. Rousseau identifies several key aspects of natural inequality. क्या समरी इसका? रूसो ये कहता है कि जो प्राकृतिक असमानता है यह कहां से बनती है, कैसे उत्पन्न होती है, व्यक्ति के भौतिक और जो शारीरिक जो है, भौतिक जिसको शारीरिक कह सकते हैं, मानसिक जो क्षमताएं हैं जो व्यक्ति के अलग अलग होती हैं, जो प्रकृति में खुद ब खुद छिपी होती हैं। और इसका जो कारण है वो ये, हर व्यक्ति के फिजिकल स्ट्रेंथ अलग होती है। कोई आदमी, अब खली जैसा आदमी है, वो क्या कर सकता है? बॉक्सिंग कर सकता है, उसकी शारीरिक शक्ति है, ठीक है। एक ऑफिसर क्या कर सकता है? उसके पास भले कितना भी पतला दुबला हो, मैटर नहीं करता है, उसके पास जो कलम की ताकत है, राइट, वो उसकी बहुत बड़ी है, क्योंकि उसको शारीरिक शक्ति की जरूरत ही नहीं है। तो वो क्या कह रहा है? फिजिकल स्ट्रेंथ और हेल्थ ये अलग अलग हो सकती है, एक फैक्टर है। नेचुरल जो इनइक्वालिटी है अलग होती है। सही बोल रहे हैं रूसो क्या, आप भी वही बोलेंगे। दूसरा बोल रहा है जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होती हैं ये भी अलग अलग होती हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज भी अलग अलग होती है, बौद्धिक क्षमताएं, ठीक है। अभी देखो आप, मानसिक स्तर भी सबका अलग अलग होता है। कुछ गाना सुनेंगे तो क्या सुनेंगे? गजल सुनेंगे, उनको गजल अच्छी लगती है, ठीक है। और जो कम पढ़ा लिखा इंसान है वो अपना लोकल गाने सुनेगा, देहाती टाइप के, उससे भी मेंटल स्टेटस पता चल जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? म्यूजिक सुनने का भी, म्यूजिक अभी मान लिया जैसे फॉर एग्जांपल कुछ संगीत के कार्यक्रम रहते हैं। अब संगीत जैसे मान लिया काल भैरवी है, अब उसको कौन सुनने जाएगा? वो तो समझ में भी नहीं आएगा, तो उसके लिए मेंटल स्टेटस दूसरा। हम तो बोले क्या पागल हो गया क्या इंसान, ठीक है, वो सुनेगा भी नहीं, भाग जाएगा वो। तो हर व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताएं बहुत अलग अलग होती हैं, वही समझ सकता है। अभी लिबर्टी इक्वलिटी आप समझ रहे हैं, यही मैं मजदूरों को बताने लगूं, लेक्चर में बैठा दूं कि चलो भाई तुम जरा क्लास अटेंड कर लो आज की, वो तो 1 मिनट में क्लास छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि उनको समझने का है ही नहीं। उनको क्या लेना देना लिबर्टी और इक्वलिटी से? वो खाना खाइए, शाम को सो जाएंगे और तेजी से गाना बजाएंगे। तो वो बोलता है बौद्धिक क्षमताएं जो अलग अलग होती हैं। उसके बाद फिर आयु डिपेंड ये भी करेगा ना, हर आदमी की एज अलग होती है, बच्चों की एज अलग होती है, बच्चे अलग तरीके से समझते हैं, ठीक है, उनके अंदर अलग क्षमताएं होती हैं, ठीक है। एज एंड लाइफ स्पेन, किसी को जीवन का अनुभव बहुत ज्यादा होता है, ये भी असमानता में मैटर करता है, ठीक है। किसी को आप देखेंगे, किसी को अब जैसे पुराने व्यक्तियों को अनुभव अधिक होता है, भाई शारीरिक शक्ति ना हो, ठीक है, अनुभव अधिक होता है, ये भी असमानता का कारण है ना। किसी के पास फिजिकल मेंटल स्टेटस ज्यादा अच्छा रहता है, किसी के पास फिजिकल ज्यादा रहता है। किसी को क्या होता है, कोई आदमी को दिखाई नहीं देता, कम दिखाई देता है, और किसी आदमी को तो दूसरे के घर में क्या चल रहा है वो भी दिखाई दे देता है, वो बिना चश्मे के देख लेता है। तो अपना अपना, कुछ लोग कान लगा के सुन लेते हैं, दीवारें क्या कह रही वो भी सुनाई देता है उनको। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पड़ोस में क्या बोला हमको तो पता ही नहीं भाई। तो ये सबका अलग अलग क्या है, ये बोल रहा है कि रूसो बोल रहा है कि सबका अलग अलग है भाई। तो उसने ये क्या बात की है, उसने यहाँ पे नेचुरल इनइक्वालिटी की बात की है, प्राकृतिक असमानता की बात की रूसो ने। और दूसरा फिर उसने बताया आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी की बात की है, सामाजिक असमानता की बात की है, कृत्रिम असमानता की बात की है। अब कृत्रिम असमानता कैसे है,
आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी और सोशल इनइक्वालिटी अराइजेस फ्रॉम ह्यूमन कन्वेंशन एंड इंस्टीट्यूशंस। भाई हम सब समान हैं, बट हमारे संविधान ने क्या किया है, राष्ट्रपति को अधिक अधिकार दे दिया, राज्यपाल को अधिक अधिकार दे दिए, पावर्स। एक सामान्य आदमी को अधिकार नहीं होते हैं। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिसको कुछ ज्यादा पावर दे रहे हैं और किसी को कम पावर दे रहे हैं। कुछ परंपराएं ऐसी हैं, ह्यूमन कन्वेंशन ऐसे हैं, बना दिए गए। ह्यूमन कन्वेंशन भारत में क्या है, आप कितना भी पढ़ लिख जाओ, कितना भी एजुकेटेड हो जाओ, कितनी बड़ी पोस्ट पे चले जाना, बट शाम को खाना आपको ही बनाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी। पति आपको आके यही बोलेगा, खाना बना कि नहीं बना। कोई नहीं पूछेगा क्लास किया कि नहीं किया। देखो, ये मैं एक कॉमन आइडिया बता रहा हूं, ये कॉमन आइडिया बता रहा हूं। ऐसा नहीं, पर्सनल इंडिपेंडेंट अलग अलग हो सकता है, बट उसकी अपेक्षाएं यही रहेंगी, मेरे कपड़े धुले कि नहीं, खाना बना कि नहीं बना। बोलो, ये क्या है भाई? ये किसी किताब में तो लिखा है क्या? बोलो, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें लिखा है कि औरतों के काम होंगे? ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया है क्या आज तक? ठीक है, बट आपके मेंटल स्टेटस में डाल दिया है। क्यों? आप जब छोटे थे तो आपने अपनी मम्मी को भी देखा, और मम्मी क्यों कर रही थी? क्योंकि उनकी मम्मी ने भी ऐसे ही देखा, तो आप भी वैसे ही कर रहे हैं। यही तो क्या हो गया, वो यही तो रूसो बोल रहा है, ह्यूमन कन्वेंशन है। ऐसी परंपराएं डाल दी हैं आपने, तो परंपराओं के कारण क्या हो रहा है? असमानता हो गई। अगर ये परंपराएं नहीं होती तो सब बराबर के होते हैं। अब सोचो आप इस बात को, वो यही बोल रहा है कि दीज इनइक्वालिटीज आर नॉट नेचुरल बट आर क्रिएटेड एंड, ठीक है, पर क्या है, परपेचुएटेड बाय सोसाइटी। सोसाइटी के द्वारा क्या किए गए हैं, समाज के द्वारा किए गए हैं, वो क्रिएट कर दिए गए। ये आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी है जिसका कारण रूसो बता रहा है। और ये बनाई गई हैं और कायम रखी गई हैं, बनाई भी गई और कायम भी रखी गई हैं। अभी हमारे यहाँ के राष्ट्रपति का नाम राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति कभी नहीं होता है। ये परंपरा है। हम नाम रख सकते थे, राष्ट्रपति भी रख सकते थे, लेकिन हमने राष्ट्रपति नाम रख दिया। ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये हमारी परंपरा है जो आप देख रहे हैं। और उसने बोला है कि आर्टिफिशियल इक्वालिटी कैसे आती है, तो सबसे पहले तो पैसे के कारण आती है। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, धन और संपत्ति बहुत ज्यादा है। अब ऐसा तो है नहीं कि पैदा हुआ था तभी उसके पास पैसा आ गया था। धीरूभाई अंबानी के पास बचपन से ही पैसा था। उसने क्या किया भाई? अंबानी फैमिली ने क्या किया? अंबानी फैमिली ने बनाया वो पैसा। तो यही क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। धन और संपत्ति का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा कारण है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल सोर्स है भाई असमानता का। पावर एंड अथॉरिटी, शक्ति और अधिकार। अभी क्या किया गया है, शक्तियां कुछ लोगों को ज्यादा दे दी गई हैं, अधिकार कुछ लोगों को ज्यादा दे दी गए, तो इनइक्वालिटी का कारण है ये। देखो आप, पावर एंड अथॉरिटी, ठीक है। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है, सोशल नॉर्म्स है हमारे यहाँ। सोशल नॉर्म्स, सामाजिक नियम ऐसे हैं जिसके कारण असमानता है। वुमेन्स के बारे में सोशल नॉर्म्स जो है बता सकते हैं। कुछ सोशल स्टेटस एंड प्रिविलेजेस की बात करेंगे आप। सामाजिक स्थिति कुछ लोगों की और विशेषाधिकार जो कुछ लोगों को क्या है, ज्यादा दिए गए, तो ये भी असमानता का कारण है। ये भी असमानता का कारण है, वो ये बोल रहे हैं। उसके बाद वो बोल रहा है कि संसाधनों और अवसरों तक पहुंच, एक्सेस टू रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज, एक्सेस
एक्सेस टू रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज। अभी आपको अपॉर्चुनिटी क्यों मिल रही है? क्योंकि आप शहर में रहते हैं, आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, आपको रिसोर्सेज भी ज्यादा है। आप गांव में रहते हैं तो 12 घंटे लाइट ही नहीं देते, तो आप क्या पढ़ाई करते? बताओ। तो आपके पास क्या है? रिसोर्सेज भी ज्यादा है। रिसोर्सेज जिनके पास ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज भी उनके पास ज्यादा है। जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो क्या करेंगे? असमानता तो होगी होगी, क्योंकि बेसिक नीड्स पूरी नहीं है। एक बच्चा है, उसके माता पिता नहीं है, वो क्या करेगा? भीख मांगेगा। क्यों मांगेगा? कोई है ही नहीं। तो कोई है नहीं तो कैसे कैसे वो इक्वलिटी मेंटेन करेगा? कैसे समान बनेगा? तो रूसो जो बता रहे हैं वो यही बताना चाहते हैं कि सोसाइटी में जो प्रिमिटिव स्टेज थी उसमें क्या था? उसमें सब समान थे, लेकिन दिक्कत कहाँ से आ गई? प्रॉपर्टी राइट्स आ गए, सामाजिक नियम जो हैं, ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा है जिसने आज ये असमानता को क्रिएट किया है, असमानता को क्रिएट किया है। आज हमने अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, कहीं भी हमको कुछ ऐसी टीचिंग्स दी गई हैं, ऐसी शिक्षाएं दी गई हैं जो हम, अब देखो आप, वो तो भारत का संविधान बन गया ना, तो पहले तो कितनी असमानता थी। राजा महाराजा निकलते थे ना, राजा महाराजा जब निकलते थे तो बस उनके अधिकार थे, बाकी किसी के नहीं थे। वो राजा थे, महाराजा थे, इक्वलिटी नहीं थी, उनके प्रिविलेजेस थे, विशेषाधिकार थे। सोचो आप। तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है, मैंने आपको समझा दिया है। ये कहना चाहता है कि असमानता का कारण क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी है और संपत्ति का अधिकार है, और जैसे जैसे राइट संपत्ति का अधिकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाती है। तो इसको वो ये कहना चाहता है कि इनइक्वालिटी में कौन काम कर रहा है? प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, सोशल नॉर्म्स, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, इसी के द्वारा जो है ये जो इनइक्वालिटी है और ये कंटिन्यूस है, पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगी आगे भी। तो यहाँ पे रूसो जो है क्या बता रहे हैं? रूसो इज क्रिटिकल ऑफ आर्टिफिशियल इनइक्वालिटीज बिकॉज दे आर क्या है? इनजस्ट, सॉरी, हाँ, अनजस्ट एंड detrimental to human well-being। डिटर्मिनेटेड होगा, डिटर्मिनेटेड टू ह्यूमन वेलबींग। तो ये बोल रहे हैं कि जो रूसो जो कह रहा है कि जो आर्टिफिशियल इनइक्वालिटीज है, असमानता, ये क्यों है? ये अनरेस्ट क्यों है? बिकॉज इसलिए है क्योंकि अगर हमें ये असमानता को रोकना है तो हमको क्या करना चाहिए? हमको मानवता के कल्याण के लिए ये जो अनजस्ट है, अनजस्ट मतलब अन्यायपूर्ण, हमारी जो सोसाइटी अन्यायपूर्ण जो है उसको हमको रोकना पड़ेगा। ठीक है, इक्वालिटी एंड रिलेटिव, ठीक है, हार्मोनी, इक्वालिटी एंड रिलेटिव हार्मोनी डिस्टर्ब बाय द एडवेंट ऑफ सिविलाइजेशन, प्राइवेट प्रॉपर्टी। पहले समानता थी, लेकिन असमानता कब से आई? जब से क्या हुआ? सिविलाइजेशन आया और निजी संपत्ति आई। तो रूसो किस चीज पे फोकस करते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड कन्वेंशन, जो कि क्या बढ़ाते हैं? इनइक्वालिटीज बढ़ाते हैं। ठीक है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट होता है, लोगों के बीच में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है, तो मॉरल करप्शन के कारण। तो इनइक्वालिटीज का कारण क्या है? रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्शंस एंड इंस्टीट्यूशंस, मानवीय कार्यों के कारण ही ये सब कह सकते हैं इनइक्वालिटीज आया। वो सामाजिक न्याय की बात करना चाहते हैं, असमानता को समाज में, असमानता जो है, इनइक्वालिटी जो, वो दूर करना चाहते हैं, सामाजिक न्याय स्थापित करना चाहते हैं।
ये उनका मुख्य महत्व है। वो ये एड्रेस कर रहे हैं कि समाज में असमानता क्यों है, ये बता रहे हैं उसको। तो समाज में असमानता क्यों है ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब भी बता रहे हैं। और अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, उसमें दलित को राइट्स दे दिए कि असमानता को ऐसे दूर होगा। इन्होंने बोला ऐसे दूर होगा। हर आदमी अपने अपने तरीके बता रहे हैं। तो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया। अब भाई साहब लास्की को भी देख लेते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। लास्की क्या बोल रहे हैं? लास्की बोल रहे हैं कि जो कॉइन होता है, कॉइन के जो एक तरफ लिबर्टी होता है, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, वैसे ही कॉइन के दो डायमेंशन है। एक तरफ लिबर्टी है और एक तरफ इक्वलिटी है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपको लिबर्टी का टारगेट, हमको लिबर्टी चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है इक्वलिटी को अचीव करना। इक्वलिटी जरूरी है, सब लोग यही बोल रहे हैं। अगर आपको लिबर्टी चाहिए तो इक्वलिटी जरूरी, पहले भी यही बोला गया है। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। आगे मैं इंग्लिश में बताने जा रहा हूँ आपको, बट पहले हिंदी में समझ लो। समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी व्यक्तियों को एक समान व्यवहार या एक ही काम और एक ही पुरस्कार हो। समानता का मतलब ये तो है नहीं, कोई मजदूर आया तो उसको सैलरी दे दी, हाँ भाई तुम्हारी सैलरी 70,000 रुपये है। साइंटिस्ट आया, साइंटिस्ट को बोला हाँ भाई देखो हम बराबर हैं, हमारी नजर में सब बराबर है भाई, तुम साइंटिस्ट हो बने रहो, हम भी तुमको 70,000 ही पेमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इक्वलिटी समझते हैं। भाई इससे क्या होगा, इससे सोसाइटी का बट्टा लग जाएगा, नाश हो जाएगा। समानता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। क्या मेरी बात समझे आप? वो क्या बोल रहे थे? सभी व्यक्तियों को एक जैसा समान व्यवहार, आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट, एक ही काम और एक ही पुरस्कार रहे। सबको एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है। We cannot treat anyone equally। ठीक है, हम किसी को एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते, एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं भाई, ये पॉसिबल ही नहीं। होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, मैटर वो है। वो बोला समानता का अर्थ है निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। समानता किसे कहते हैं? कि अगर आप यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम दे रहे हैं, तो समानता इस बात में है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। कैसा नहीं किसी को एग्जाम देने के लिए आया तो नहीं भाई तुम तो राष्ट्रपति के बेटे हो, तुम आईएएस के एग्जाम देने आए तो तुम्हारे लिए अलग से सीट लगेगी, अलग से पेपर दिया जाएगा, अपने हिसाब से आ जाना, ठीक है 4 दिन बाद आ जाना चलेगा, कोई बात नहीं। समझ लो वो क्या बोल रहे हैं कि समानता का जो अर्थ है, द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी क्या है? इम्पार्शियलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, निष्पक्षता होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनैलिटी, आनुपातिकता होनी चाहिए। अब आनुपातिकता क्या है? आनुपातिकता का मतलब क्या होता है? योग्यता के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, एक जैसी कैटेगरीज के हिसाब से उनको ट्रीट करना। ऐसा नहीं कि कहते हैं ना गधे घोड़े एक ही जैसे हाथ दिए सभी को। अरे भाई इतना तो डिफरेंस करना चाहिए आपको कि कौन किसकी क्वालिटी क्या है, वो ये बोल रहा है। तो 2 चीज ध्यान रखना, लास्ट की किस चीज फोकस करता है? इम्पार्शियलिटी को फोकस करता है। और किसको फोकस करता है? यही पॉइंट आपको रेज करना है। ये क्वेश्चन बनेगा और कहीं भी जब आप एग्जाम में लिखेंगे, कहीं भी आप बताना चाह रहे हैं कह सकते हैं। और देखो ये जो समानता के जो अधिकार हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, पॉलिटी में है,
फंडामेंटल राइट्स में आप देखेंगे राइट टू लिबर्टी है, राइट टू इक्वालिटी है, वहां पे आप जबरदस्त लिख सकते हैं। वहां पे अगर आपको लिखने को आया तो इन सब का यूज कर सकते हैं, तब आपके लिए काम आए। ठीक है। निष्पक्षता का मतलब क्या होता है कि राज्य जो है, स्टेट जो है क्या करेगा, स्टेट जो है वो क्या करेगा, स्टेट जो है वो किसी वर्ग को विशेष अवसर नहीं देगा, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज नहीं देगा। ठीक है, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज नहीं देगा, सभी को समान अवसर देगा। निष्पक्षता का मतलब क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। समान अवसर का मतलब क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। और यहां पे ध्यान रखना है कि जीवन में सबको बेसिक चीजें सबको प्राप्त। ठीक है, मतलब लास्की क्या कहना चाहता है, उसकी किताब है, उसकी किताब का नाम है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। लास्की की बुक का नाम है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। उसमें ये ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर है, ये ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर है ये, और ये इकोनॉमिस्ट भी है, अर्थशास्त्री भी है। और आप देखेंगे लास्की का जो कंट्रीब्यूशन है, लास्की का जो योगदान है वो है कंट्रीब्यूशन टू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। लोकतांत्रिक समाजवाद का योगदान है उसका, लोकतांत्रिक समाजवाद का योगदान है उसका। मतलब समाजवाद जो एक आइडियोलॉजी है वो इक्वलिटी पे बिलीव करती है। समाजवाद एक आइडियोलॉजी है जो समानता पे भरोसा करती है, समानता पे विश्वास करती है। तो ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है, सोशलिज्म समानता लानी है लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से लानी है, जबरदस्ती नहीं लानी है। समानता लाने का मतलब है कि दो आदमी के पास, एक आदमी के पास 500 रुपए, एक के पास 5000 रुपए है। अब हमें इक्वलिटी लानी है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसके पैसे छीन के उसको बांट दें कि नहीं साहब लोग बराबर के कर दिया मैंने। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म नहीं है। सोशलिज्म लाना है, इक्वलिटी लाना है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से लाना है। इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करता है वो, लास्की इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करता है, आर्थिक समानता की बात करता है। और लिबर्टी एंड इक्वलिटी एसेंशियल टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए पूरक हैं। जब जहां पे बहस करने को आपको आएगी लिबर्टी और इक्वलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, अभी बता सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों। और बोलता है पॉलिटिकल लिबर्टी इज मीनिंगलेस इन द अब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी। वो क्या बोल रहा है कि पॉलिटिकल लिबर्टी इज मीनिंगलेस इन द अब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी। वो बोलता है कि राजनीतिक जो स्वतंत्रता है उसका कोई अस्तित्व नहीं है जब तक कि आर्थिक समानता ना हो। ये लिखा हुआ है। उसके बाद वो बोल रहा है कि नो आइडिया इज मोर डिफिकल्ट इन द होल रियलिज्म ऑफ पॉलिटिकल साइंस देन इक्वालिटी। क्या बोल रहे हैं वो, ये बोल रहा है कि आज तक इतना कठिन प्रश्न, जितना कठिन प्रश्न समानता को लेके है, आज तक ऐसा प्रश्न नहीं हुआ है। ठीक है, यहां पे बोल रहा है इक्वलिटी देयर फोर मीन्स फर्स्ट ऑफ all the absence of special privileges. In the second place, it means that adequate opportunities and let open to all. ठीक है, लास्की क्या बोलते हैं, लास्की ये कहते हैं कि सभी को समान अवसर हो और साथ ही साथ जो है विशेषाधिकारों का अंत हो। यही समानता है, यही समानता है। तो उन्होंने एक चीज क्या कही है, समानता मूलतः एक समतलीकरण की प्रक्रिया है। कल मैंने आपको लिखाया था, देखो समतलीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, मींस लेवलिंग प्रोसेस है। तो लेवलिंग प्रोसेस में आप क्या लिखेंगे, समतलीकरण की प्रक्रिया में आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इक्वालिटी को लिखेंगे। नकारात्मक कह सकते हैं समानता और नकारात्मक समानता और सकारात्मक स्वतंत्रता को लिखेंगे। तो यही लेवलिंग प्रोसेस में दो चीजें आपको ऐड करनी है। ठीक है, समानता का आदर्श अपने आप मूल रूप में एक समतलीकरण की प्रक्रिया है, और इस समतलीकरण के दो पक्ष, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इक्वालिटी, जिसमें दो चीजें आती हैं, जन्म के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना
डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, यही लेवलिंग प्रोसेस है। तो मैंने जो है आपको जो इक्वलिटी के जो आंसर्स हैं, समानता के जो आंसर्स हैं, जो मैंने आज आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, ये मैंने आपके कंप्लीट यहाँ पे किए। अब आज का जो आंसर फॉर्मेट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये मैंने यहीं तक आंसर फॉर्मेट तैयार किए थे, क्योंकि मैंने खुद चूंकि लिखे थे तो लिखने में थोड़ा समय जाता है, अदरवाइज मैं वैसे भी एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन लिखा इसलिए ताकि आप ठीक से नोट डाउन कर सकें और आंसर फॉर्मेट को समझ सकें कि आंसर कैसे लिखा जाता है। तो कल हम लोग जो है दूसरे टॉपिक, तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग प्रीलिम्स की क्लासेस जो कर रहे हैं, मैं आपको बार बार अनाउंस कर रहा हूँ, अब हम प्रीलिम्स को फोकस करेंगे, लेकिन बीच बीच में अगर मुझे कोई लगेगा कि जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि देखो जब आप एग्जाम के लिए जाएंगे तो भी आपको पढ़ना ही है, तो अगर मुझे कोई लगता है कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकते हैं, तो वो मैं बीच बीच में लेता रहूंगा, अदरवाइज हम प्रीलिम्स को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कल हम फिर से मिलते हैं और कल जो है इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए सभी को मेरा गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट।